वक्फ बोर्ड को लेकर के काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और ये इस पत्र के ज़रिए मैंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, इन दोनों की जांच कराएं। इसलिए कि ये सिर्फ खालिस मजहबी और शरई मसला है, मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। और हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनें वक्फ की थी, उनका मकसद था कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद की जाए। इससे होने वाली आमदनी से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएं। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर एक बार फिर से विवाद सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वर्षों से वक्फ की जमीनों और संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंध नहीं हुआ है और कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच की प्रक्रिया अलग अलग है। वे इसको लेकर मौलानाओं के बयान आए, देखिए इस वीडियो में। साल के पूरे रिकॉर्ड की सीबीआई की जांच होना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि सरकारें वक्फ कानून बना रही हैं कि साहब इसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी तक किसी भी भ्रष्टाचारी को पकड़ के सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। देखिए, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा घपले हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। आज से नहीं है, जब से मैंने होश संभाला है तब से हम ये सुन रहे हैं कि ये वक्फ बिक गया, वो कब्रिस्तान बिक गया, वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से। लिहाजा मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं कि शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, यहाँ के ऊपर रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड IAS की एक कमेटी बनाई जाए और वो वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से वक्फ बोर्ड को चलाए। वक्फ बोर्ड को जो लौंडियार चला रही है वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को तबाह बर्बाद कर रही है। मधुपुर में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव अब खाड़ी देशों तक फैलता दिखाई दे रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और शेहर ड्रोन के साथ जवाबी हमला किया है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में की गई है। हालांकि इन दावों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि ईरान के IRGC के अनुसार उसकी नौसेना और एयरस्पेस फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाते हुए कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि इन हमलों में अमेरिकी हथियार भंडार, सैन्य उपकरण और कुछ MQ-9 रीपर ड्रोन को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि IRGC ने यह भी कहा है कि यदि अमेरिका आगे भी हमले जारी रखता है तो जवाब इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। दूसरी ओर क्षेत्र में लगातार एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रहे। कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र में कई संदिग्ध हवाई लक्ष्यों को रोकने की बात कही है, जबकि बहरीन में भी कई बार सायरन बजने की खबरें सामने आई है। इसी बीच अमेरिका ने भी ईरान के तटीय सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई का यह सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। इन हमलों में सबसे ज्यादा चर्चा ईरान के शेहर ड्रोन और जुल्फिकार नाम से जुड़े हथियार की है। बता दें कि शेहर सीरीज के ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरने और एक साथ बड़ी संख्या में हमला करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर जुल्फिकार नाम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना में किन किन हथियारों का वास्तविक इस्तेमाल हुआ है, इसकी आधिकारिक और स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। इसलिए अलग अलग दावों को सावधानी से देखने की काफी जरूरत है। आपको बताते चले कि अगर ये सैन्य टकराव इसी तरह बढ़ता रहता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा प्रभाव तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक बाजारों पर पड़ने की आशंका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पहले ही दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में गिना जाता है और यहां तनाव बढ़ने के कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान अपने हमलों को जवाबी कार्रवाई बता रहा है, जबकि अमेरिका भी सैन्य अभियान जारी रखने के संकेत दे रहा है। आने वाले घंटे और दिन इस पूरे संघर्ष की दिशा तय करेंगे। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार अभी बाकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने मंच से ऐसा संबोधन दिया जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अपने भाषण में उन्होंने विरोधियों पर तीखे शब्दों में निशाना साधा और कहा कि जनता अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि जवाब दे चाहती है।
प्रिया सरोज ने दावा किया है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है और जो लोग जनता की आवाज को कमजोर समझ रहे हैं उन्हें आने वाले समय में जनता ही जवाब देगी। जनता मंच पर मौजूद समर्थकों ने उनके भाषण के दौरान लगातार नारे लगाए, जिससे कार्यक्रम का माहौल काफी गर्म हो गया। अब इस संबोधन के दौरान प्रिया सरोज ने युवाओं से सीधे संवाद करते हुए कहा है कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक के तरीके से आवाज उठानी चाहिए। पहले अब देखिए प्रिया सरोज का ये बयान। जी हाँ, आपको बता दें कि जनता मंच पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी देखने को मिली है। मंच से कई वक्ताओं ने अपने विचार रखकर अलग अलग सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। प्रिया सरोज के भाषण को कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आकर्षक माना जा रहा है। उनके भाषण के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे हैं, जहाँ लोगों ने अपने अपने राजनीतिक नजरिए के मुताबिक प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ लोगों ने उनके भाषण की सराहना की है तो कुछ ने उनके दावों पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम को लेकर कई हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे, जिससे ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जंतर मंतर से उठी यह राजनीतिक आवाज आने वाले दिनों में विपक्ष की राजनीति को नई दिशा देगी या फिर केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित रह जाएगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके ने पिछले कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC के नेतृत्व में हजारों लोग अपनी बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो महंगाई, बिजली के बढ़ते बिल, टैक्स, बेरोजगारी और रोजमर्रा की समस्याओं से परेशान है। इसी बीच बड़ी संख्या में लोगों ने मुजफ्फराबाद की ओर मार्च शुरू किया, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक मुजफ्फराबाद मार्च से पहले कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और स्थानीय दावों ने आरोप लगाया है कि कुछ जगहों पर बल प्रयोग किया गया है और गोलाबारी की घटनाएं भी सामने आई हैं। इन घटनाओं में लोगों के हताहत होने और कई के घायल होने के दावे किए गए हैं। हालांकि अलग अलग स्रोतों में इन घटनाओं के विवरण और संख्या को लेकर भिन्न भिन्न दावे हैं, इसलिए इन दावों की स्वतः पुष्टि अभी बाकी है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही JAC का कहना है जब तक उनकी मांगों की ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में बिजली की दरों में कमी, महंगाई पर नियंत्रण, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में राहत और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। आंदोलन में बड़ी संख्या में युवाओं, व्यापारियों और आम नागरिकों की भागीदारी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि ये प्रदर्शन अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे। ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चल रही खुफिया जंग को लेकर एक नई रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की सत्ता के भीतर प्रभाव बनाने और भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक गुप्त अभियान चलाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही इजरायल या ईरान की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है। इसके बावजूद ये रिपोर्ट दुनिया भर के राजनीतिक विशेषज्ञों और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। सवाल यह है कि क्या ये मजबूर की सबसे बड़ी खुफिया कहानी है या सूचना युद्ध का एक नया अध्याय। जी आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर इस अभियान का उद्देश्य केवल सूचनाएं जुटाना नहीं बल्कि ईरान के भीतर प्रभावशाली लोगों तक पहुंच बनाना है। भविष्य में सत्ता समीकरणों को समझना भी था। रिपोर्ट में कई दावे किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि वर्षों से दोनों देशों के बीच केवल सैन्य टकराव ही नहीं बल्कि खुफिया स्तर पर भी बेहद तीखी प्रतिस्पर्धा चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक दौर में जासूसी केवल दस्तावेज चुराने तक सीमित नहीं रही बल्कि साइबर ऑपरेशन, सूचना युद्ध, मनोवैज्ञानिक अभियान और प्रभाव निर्माण की भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। हालांकि रिपोर्टों में किए गए दावों के मुझे स्वतंत्र उपलब्धि नहीं हुई है।